हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ड्स पर बात करेंगे। आज हम लोग का जो ये वर्ड्स होगा ये वॉल्यूम 1 वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, जो बुक का नाम है उसका वॉल्यूम 1, और उसके लेसन हम लोग 8 के बारे में बात करेंगे। लेसन 8 में 20 वर्ड्स हैं। ये 20 वर्ड्स में लगभग 12 और 13 वर्ड्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी महत्ता कम नहीं है। तो आज हम इस टोटल 20 वर्ड्स को देखेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और अंग्रेजी के दूसरे फॉर्म्स के लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, आप पेपर पढ़ते हो, न्यूज सुनते हो, इंग्लिश में कुछ भी करते हो, तो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते बिना टाइम गंवाए। और हमारा जो फर्स्ट वर्ड होगा इस चैप्टर 8 का वो होगा कॉमोडिटी। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है कॉमोडिटी। चलिए, कॉमोडिटी का मतलब क्या होता है पहले पार्ट ऑफ स्पीच में देखा जाए। कॉमोडिटी नाउन है। कॉमोडिटी का मतलब होता है सामान, वस्तु। खास तौर पर इसमें कच्चा सामान आता है या कच्चा सामान द्वारा निर्मित वस्तु आता है, ठीक है ना। कोई सामान जो कि कच्चा रॉ मटेरियल हो या वो रॉ मटेरियल से बना हुआ और कोई मटेरियल हो, उसमें हम इस तरह के सामान के लिए हम कॉमोडिटी का प्रयोग करते हैं। या कॉमोडिटी कोई भी है ना, यूजफुल है ना, या इंपॉर्टेंट वस्तु को हम कॉमोडिटी कहते हैं, जो कि महत्वपूर्ण चीज हो। तो कॉमोडिटी का जो हिंदी होगा वो क्या होगा? वस्तु, सामान, सॉरी, वस्तु, सामान। चलिए, इसका जो शुद्ध हिंदी होगा वो वस्तु या सामान होगा। अब चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या संभव है, थोड़ा इसके सिनोनिम्स को देखा जाए। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हैं? तो आइटम, गुड्स, ठीक है ना। आर्टिकल का भी मतलब होता है सामान। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। कोई भी जो यूजफुल चीज होता है या इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, वो भी क्या होता है? वो भी कमोडिटी होता है। हम लिख सकते हैं यूजफुल। इसको तोड़कर अगर लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं यूजफुल और इंपॉर्टेंट थिंग को भी हम लोग कमोडिटी कहते हैं। या कोई भी यूजफुल या जो इंपॉर्टेंट थिंग होता है ना वो कमोडिटी होता है। जैसे जल, जल हमारे लिए क्या है? बेहद महत्वपूर्ण चीज है। तो हम जल को क्या कह सकते हैं? जल एक कमोडिटी है और वो एक बहुत ही प्रेशियस कमोडिटी है, ठीक है ना। हम ऐसे कह सकते हैं, अगर सेंटेंस को अगर डील किया जाए, जल बेहद ही है ना बेशकीमती वस्तु है, हमको ऐसा कहना है। हम इसको कैसे कर सकते हैं? वाटर, ठीक है ना, इज अ प्रेशियस। प्रेशियस का मतलब कीमती, ठीक है ना। यदि कोई चीज प्रेशियस है तो वो कीमती है, तो हम ऐसे कह सकते हैं वाटर इज ए प्रेशियस कमोडिटी। वाटर इज ए प्रेशियस कमोडिटी। तो कमोडिटी का मतलब वस्तु होता है, सामान होता है। चलिए इसके सिनोनिम्स आइटम्स, गुड्स और आर्टिकल इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। चलिए हम लोग वर्ड नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर सेकंड हमारा क्या है। चलिए हमारा अगला वर्ड है फेडरल। देखिए फेडरल कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। फेडरल का संबंध संघ से है, जो कि जो सरकार, जो नेशनल जो गवर्नमेंट होता है उससे संबंधी जो चीज होता है ना वो फेडरल होता है। वो इसके लिए खास करने की जरूरत नहीं है। इसके बस केवल आप हिंदी जान लीजिए, इसका हिंदी होता है संघीय। जो संघ से संबंधित है वो फेडरल होता है। जैसे कोई इशू, कोई फेडरल इशू होता है, जैसे जनसंख्या है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये राज्य का मामला नहीं है, ये केंद्र का मामला है, ये नेशनल गवर्नमेंट का मामला है, तो ये फेडरल इशू है। कोई मैटर फेडरल मैटर होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या, अब इसको डायरेक्ट इंग्लिश की अगर अब कोई सिनोनिम्स के बारे में नहीं है, बस इसका एक्सप्लेनेशन है। कनेक्टेड विद नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसको अगर हम सिनोनिम्स कहें या जो कुछ भी कह लें, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? कॉन्फेडरेट कह सकते हैं संघीय के लिए, एक वर्ड हम कह सकते हैं कॉन्फेडरेट। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई चीज फेडरल है तो इसका संबंध नेशनल गवर्नमेंट से है, ठीक है ना। चलिए कनेक्टेड विथ, कनेक्टेड विथ, ठीक है ना, नेशनल गवर्नमेंट, कनेक्टेड विथ नेशनल गवर्नमेंट। और इसका जो हिंदी होगा वो होगा सर संघीय, ठीक है ना। चलिए अब इस पर सेंटेंस एक देखा जाए। अगर हम जो बात मैंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण, जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, वो क्या राज्य का मैटर है? नहीं, उस पर राज्य कानून नहीं बना सकता भारत के अंदर। क्या वो म्यूनिसिपल उस पर लॉ बना सकता है? नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज है। तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर इसी को कहा जाए तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल। हम इसी को कैसे लिख सकते हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है ना, इज अ फेडरल इशू, इज अ, सॉरी, इज अ फेडरल इशू, ठीक है ना। एक ये है ना संघीय मामला है। चलिए हम लोग वर्ड नंबर, अब हम लोग 3 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा थर्ड वर्ड क्या है। थर्ड वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेलेडी। इसको हम लोग पढ़ेंगे मेलेडी। देखिए मेलेडी का मतलब क्या होता है? किसी तरह की बीमारी या समस्या मेलेडी कहलाता है। तो मेलेडी पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है, इसको हम लिख सकते हैं रोग,
या बीमारी, या हम किसी समस्या को भी मैलेडी कह सकते हैं। कोई तरह का जो समस्या होता है वो भी मैलेडी कहा जा सकता है। चलिए अब मैलेडी का सिनोनिम्स क्या होगा, थोड़ा इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो लिख सकते हैं इलनेस, है ना, रोग के लिए लिख सकते हैं एलमेंट, हम लिख सकते हैं मलायस, बढ़िया वर्ड जो है, थोड़ा बढ़िया वर्ड को देखते हैं मलायस। चलिए ये डिसऑर्डर, ये सब रोग के अंग्रेजी हैं, ठीक है ना, ये सब रोग के अंग्रेजी हैं। या हम कह सकते हैं कोई सीरियस प्रॉब्लम जो होता है वो भी मैलेडी कहा जाता है, वो भी मैलेडी कहा जाता है। कोई सीरियस जो प्रॉब्लम होता है वो भी मैलेडी कहलाता है। जैसे देखिए भ्रष्टाचार क्या है, ये शरीर का तो रोग नहीं है, ये समाज की एक हमारा समस्या है, हमारे देश की एक समस्या है। नेशनल मैलेडी, ठीक है ना, हमारे राष्ट्र में बहुत सारी समस्या, हमारा राष्ट्र बहुत सारा समस्या झेल रहा है, इसको हम कैसे कहेंगे, नेशंस मैलेडीज। इसको अगर हमको कहना है तो हम ऐसे कहेंगे द नेशंस मैलेडीज। ये नेशंस मैलेडीज का मतलब क्या हुआ, ये राष्ट्र की समस्याएं हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं करप्शन, करप्शन, ठीक है ना, इज वन ऑफ द मैलेडीज, इज वन ऑफ द मैलेडीज। इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी ये होगा कि हमारे देश में कई तरह के समस्याएं हैं जिसमें करप्शन भी एक है, जिसमें करप्शन भी एक। इनकॉरिजिबल मैलेडी, वो मैलेडी जो कभी सुधरे नहीं, ठीक है ना। तो चलिए ये मैलेडी का मतलब होगा रोग, बीमारी या किसी तरह की समस्या को हम लोग मैलेडी कहते हैं। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है, तो इसका अपोजिट स्वास्थ्य, बीमारी का अपोजिट क्या होगा, स्वास्थ्य। तो इसका अगर अपोजिट के बारे में अगर हम बात करते हैं, चलिए तो इसका अपोजिट के बारे में बात करते हैं, तो इसका एंटो क्या संभव है, इसका एंटो होगा हेल्थ, इसका एंटो होगा हेल्थ, स्वास्थ्य। चलिए ये तो मैलेडी की बात हो गई। हम लोग वर्ड नंबर 4 की ओर आते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 4 क्या है, मेच्योर। देखिए यदि कोई चीज यदि मेच्योर है तो वो पूरी तरह से विकसित है, पूर्ण विकसित है। जैसे कि अभी हम लोग क्या है, शरीर से और मन से अब ज्यादा विकास नहीं हो सकता, जो शरीर है अब यही रहेगा, जो दिमाग है अब यही रहेगा। तो मेच्योर का मतलब क्या होता है, पूर्ण विकसित, परिपक्व, ठीक है ना। चलिए ये एडजेक्टिव है और इसको हम सिंपल तरीका से लिख सकते हैं पूर्ण विकसित, ठीक है ना। चलिए एक सरल अगर इसका हिंदी कहा जाए तो पूर्ण विकसित। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, मेच्योर के लिए क्या लिख सकते हैं, फुल्ली ग्रोन, फुल्ली ग्रोन या फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है ना, हम ऐसे कह सकते हैं फुल्ली ग्रोन या फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है ना। जो पूरी तरह से विकसित है वो मेच्योर कहलाता है। इसका अपोजिट क्या होगा, इमेच्योर, अल्प विकसित। इसका जो अपोजिट क्या होगा, इमेच्योर, अल्प विकसित, ठीक है ना। इसका एक और सिनोनिम्स हो सकता है सेंसिबल। देखिए कभी कभी छोटे लोग भी जो होते हैं ना वो उम्र से ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, उम्र छोटा है लेकिन ये दिमागी तौर पर और शरीर से काफी बढ़ जाते हैं, इसके लिए भी हम लोग मेच्योर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो मेच्योर का, इमेच्योर का हिंदी क्या होगा, अल्प विकसित। यदि कोई व्यक्ति अगर इमेच्योर है तो वो अल्प विकसित है, वो पूरी तरह से बढ़ा नहीं है। सेंटेंस से देखा जाए क्या वो इतना मतलब परिपक्व है कि वो मतलब जिम्मेदारी ले सकते है, किसी छोटे बच्चे के लिए कहना है, किसी छोटे व्यक्ति के लिए कहना है, तो क्या कहा गया है, ठीक है ना। इस पर सेंटेंस कैसे हम लोग डील करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। इज दैट यंग बॉय है ना, मेच्योर एनफ फॉर सच रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई पूछ रहा है, ठीक है ना, कोई सवाल कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए ये क्या है भाई कि क्या वो जो यंग बॉय है क्या वो इतना परिपक्व हो गया है कि वो इस तरह की जिम्मेदारियां ले सके। चलिए कोई क्वेश्चन मार्क है, तो चलिए ये मेच्योर है। अब हम लोग आगे बढ़ते इसी तरह से, कोई अगर हमको कहना वयस्क हाथी, वयस्क घोड़ा, तो वो क्या होगा, वो मेच्योर एलिफेंट होगा ना, वो मेच्योर एलिफेंट होगा। ये पर्सन के अलावा ये प्लांट और एनिमल के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। या कोई पेड़ है वो मेच्योर, अब वो पूरी तरह से बढ़ गया है पेड़, अब उसका विकास उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो वो प्लांट कौन सा प्लांट होगा, मेच्योर प्लांट होगा। तो चलिए ये हमारा मेच्योर का यूज रहा। हम लोग वर्ड नंबर 5 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 5 क्या है। चलिए इसके बाद है मोटालिटी, ठीक है ना, इसके बाद है मोटालिटी। देखिए मोटालिटी क्या है, पहले आप ऐसे समझे, मोटालिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी काम करता है और कंक्रीट नाउन का भी काम करता है। मतलब इसका हिंदी क्या है, इसका हिंदी है मृत्यु, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसका हिंदी है मृत्यु। और मृतक जो मरते हैं ना वो भी इसका हिंदी हो जाएगा मृतक। मतलब एक तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एक तरफ से ये कंक्रीट नाउन का भी काम करता है, ये दोनों नाउन की तरह। यानी कि मरे हुए लोग भी है ना, मरे हुए लोग को भी हम लोग मोटालिटी कहेंगे, और जो मृत्यु होता है उसके लिए भी अंग्रेजी मोटालिटी है। मोटालिटी एब्स्ट्रैक्ट का भी काम करेगा और कंक्रीट का भी काम करेगा। जैसे अगर हमको कहना है कि हॉस्पिटल में व्यक्ति जो मर जाता है, हॉस्पिटल में मरे हुए लोग,
इसको हम क्या कहेंगे? वो व्यक्ति जो हॉस्पिटल में मर जाए उसको क्या कहते हैं? अगर इसी को कहा जाए हॉस्पिटल में मरे हुए लोग को क्या कहा जाता है? लोग आ गया ना, तो इसको कहते हैं हॉस्पिटल मोर्टालिटी। इसको कहते हैं हॉस्पिटल मोर्टालिटी। जिनका जो देहांत होता है वो हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है। तो चलिए, ये मोर्टालिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कि होता है ना शिशु मृत्यु दर कहना है। शिशु मृत्यु देखिए, एक तो मृतक हो गया, ये तो सर मृतक हो गया। हॉस्पिटल मोर्टालिटी मतलब हॉस्पिटल में मरे हुए लोग। अब चलते हैं, अब शिशु मृत्यु दर। देखिए, मृत्यु के लिए भी अंग्रेजी हम लोग मोर्टालिटी का इस्तेमाल करेंगे अगर हमको कहना है। तो इसको कैसे लिखते हैं? इन्फेंट, चलिए जो बच्चा जन्म लेते समय मर जाए है ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर। तो चलिए, मोर्टालिटी का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए, डेथ एक इसका सिनोनिम्स डेथ हो जाएगा, या मरे हुए लोग, डेड पर्सन को भी हम क्या कह सकते हैं? मोर्टालिटी। जैसे कि आप इस एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस से आप इसको समझ सकते हैं। कह रहे क्या कि डिस्पाइट मेडिकल एडवांसेस, डिस्पाइट मेडिकल एडवांसेस है ना, द नंबर ऑफ ठीक है ना, कैंसर मोर्टालिटीज, द नंबर ऑफ कैंसर मोर्टालिटीज इज इंक्रीजिंग। चलिए, इसका हिंदी क्या निकलेगा? थोड़ा सा इसका हिंदी को थोड़ा सा देख लिया जाए। इंक्रीजिंग, ये आप इसको रीड करेंगे। चलिए, कह रहे कि डिस्पाइट मेडिकल एडवांसेस, ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब क्या कि चिकित्सा में प्रगति के बावजूद, चिकित्सीय प्रगति के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, आप इस तरह से समझे, ठीक है ना। चलिए, करेक्ट कि डिस्पाइट मेडिकल एडवांसेस, एडवांस का मतलब यहाँ प्रगति समझिए कि मतलब मेडिकल में काफी प्रगति हुआ, इसके बावजूद द नंबर ऑफ कैंसर मोर्टालिटी, कैंसर से मरने वाले की संख्या, मोर्टालिटी का मतलब यहाँ पर मृतक लोग होंगे, ठीक है ना। कैंसर मोर्टालिटीज इज इंक्रीजिंग, जो नंबर जो है उसका बढ़ रहा है, कैंसर से मरने वाले की संख्या बढ़ रहा है ना, मेडिकल प्रगति के बावजूद। तो चलिए, ये मोर्टालिटी का हमारा यूज रहा। हम लोग वर्ड नंबर 6 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 6 क्या है। बहुत ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, अब वर्ड नंबर 6 में आते हैं म्यूनिसिपल। अब चलिए, अब हमने देखा कि फेडरल का संबंध किससे है? तो फेडरल का संबंध जो है सर आपका संघ से है। म्यूनिसिपल का संबंध नगर से है। तो म्यूनिसिपल नाउन है और इसका बस अगर हम कहते हैं, अगर हिंदी में कहें तो नगर, ठीक है ना। चलिए, अब इसके कोई खास सिनोनिम्स की बात नहीं है, आप अर्बन लिख सकते हैं। लेकिन चलिए, अब जैसे कि अगर हमको कहना है नगर चुनाव, अगर हमको कहना है नगर निगम कहना है, तो ये सब बात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपल इलेक्शन होता है, ठीक है ना। इसके अगर हम पेयर के बारे में बात करें, बहुत ये हिट वर्ड नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। चलिए, या हो सकता है नगर का चुनाव कहना है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, कौन सा इलेक्शन होता है? वो सर होता है म्युनिसिपल इलेक्शन होते हैं। चलिए, वर्ड नंबर हम लोग 7 की ओर मूव करते हैं। फटाफट चीजों को थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, हमारा वर्ड है पोस्टेरिटी। हमारा अगला जो वर्ड है ना वो है पोस्टेरिटी। देखिए, पोस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? भविष्य की जो पीढ़ी है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो हमारी पोस्टेरिटी है। पोस्टेरिटी का अगर सिंपल अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है भावी पीढ़ी, ठीक है ना। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो फ्यूचर जनरेशन को हम लोग पोस्टेरिटी कहते हैं, फ्यूचर जनरेशन को हम लोग पोस्टेरिटी कहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए एक वर्ड अगर कहा जाए तो डिसेंडेंट, डिसेंडेंट को भी हम लोग आगे आने वाले लोगों को हम लोग डिसेंडेंट कहते हैं। और सिनोनिम्स इसका संभव है प्रोजेनी, है ना। प्रोजेनी मतलब संतान, आगे आने वाले जो संतान होते हैं वो प्रोजेनी कहलाते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स है, लेकिन टॉप क्लास का जो वर्ड है वो पोस्टेरिटी है। चलिए, अगर हमको कहना है कि आगे आने वाली पीढ़ी उसे एक महान व्यक्ति के तौर पर याद रखेगा, हमको ऐसा कहना है, आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी उसे एक महान व्यक्ति के रूप में याद करेगा, हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। चलिए, हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, तो द पोस्टेरिटी विल रिमेंबर हिम, ठीक है ना। इस चीज को कैसे लिखेंगे? द पोस्टेरिटी विल रिमेंबर हिम, ठीक है ना, एज ए ग्रेट मैन, नहीं एज ए ग्रेट मैन। आगे आने वाली पीढ़ी, ठीक है ना, उसे रिमेंबर करेगा एक ग्रेट मैन के तौर पर।
तो चलिए हमारा ये पोस्टेरिटी क्लियर हो गया है। हम लोग वर्ड नंबर 8 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर 8 क्या है। चलिए हमारा वर्ड नंबर 8 है प्रेडिक्शन। हमारा वर्ड नंबर 8 है प्रेडिक्शन। देखिए प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। अगर आप किसी चीज के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, आप उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। ये नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच से, और इसका जो हिंदी होगा वो होगा भविष्यवाणी। चलिए सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? फोरकास्ट इसका सिनोनिम्स हो सकता है भविष्यवाणी के लिए, फोरकास्ट। चलिए अगर आप किसी चीज के बारे में फोरकास्ट करते हैं, फोरटेलिंग, पहले से कुछ कह देते हैं तो आप भविष्यवाणी करते हैं। फोरटेलिंग ये भी भविष्यवाणी का दूसरा ये वर्ड है। चलिए सेंटेंस से इसे बेहतर समझा जा सकता है। देखिए भारतीय क्लाइमेट कैसा, भारतीय वेदर कैसा है, सॉरी भारतीय वेदर ऐसा वेदर है कि सर आप इसके बारे में एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को कहना है तो कैसे लिखेंगे? इट इज डिफिकल्ट। इसी चीज को कहना है तो कैसे कहेंगे? इट इज डिफिकल्ट टू मेक, ठीक है ना, एक्यूरेट प्रिडिक्शन, ठीक है ना, सही सही है ना, सही सही भविष्यवाणी, एक्यूरेट प्रिडिक्शन अबाउट, ठीक है ना, इंडियन वेदर, अबाउट इंडियन वेदर। भारतीय वेदर ऐसा है कि आप इसके बारे में सटीक तौर पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। चलिए ये हमारा वर्ड नंबर 8 रहा। वर्ड नंबर 9 की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए प्रेडिक्शन के बाद हमारा अगला वर्ड है प्रिवेल। प्रिवेल बहुत बढ़िया वर्ड है। प्रिवेल का मतलब क्या होता है? मौजूद होना, है ना, किसी खास समय में किसी खास जगह पर। चलिए है ना, किसी खास समय में किसी खास जगह पर मौजूद होना, ये प्रिवेल कहलाता है। इसको अगर हिंदी में कहें तो मौजूद होना। चलिए इसका एडजेक्टिव फॉर्म कैसे बनेगा? मौजूदा कहना है, मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात, किसी चीज के मौजूदा कीमत। प्रिवेल से ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रिवेलिंग, प्रिवेल से ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रिवेलिंग का। चलिए प्रिवेलिंग बहुत टॉप क्लास का वर्ड है, और इसको हम कह सकते हैं मौजूदा। मौजूद से एडजेक्टिव बना मौजूदा, जैसे मौजूदा हालात, मौजूदा कीमत। हमको कहना है कि देश की मौजूदा आर्थिक हालात अच्छा नहीं है, हमको ऐसा कहना है, ठीक है। चलिए पहले इसके सिनोनिम्स को पहले देख लेते हैं, प्रिवेल के क्या क्या सिनोनिम्स होंगे। चलिए इसका सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं। प्रिवेल का मतलब टू बी करेंट, टू बी करेंट, ठीक है ना, मतलब मौजूद होना, या टू हम ऐसे लिख सकते हैं टू अकर, टू अकर, ठीक है ना, मौजूद होना। इसके लिए है टू बी प्रेजेंट, टू बी करेंट हम ऐसा लिख सकते हैं, टू बी प्रेजेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मौजूद होना। चलिए लेकिन देखिए प्रिवेल से ज्यादा यूज किसका होता है? प्रिवेल का यूज कम होता है, ठीक है ना, प्रिवेलिंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। सेंटेंस इससे बेहतर समझा जा सकता है। हमको कहना है कि देश का मौजूदा आर्थिक स्थिति, सॉरी हमको कहना है कि देश का मौजूदा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है ना, देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे? द प्रिवेलिंग, मौजूदा के लिए वर्ड क्या हो गया? द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन। आर्थिक स्थिति के लिए क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड, ठीक है ना, जो देश की जो मौजूदा स्थिति है वो अच्छे नहीं है। चलिए तो ये सर हमारा ये वर्ड प्रिवेल से बना प्रिवेलिंग। हम लोग वर्ड नंबर हमारा जो था ये 9 था। वर्ड नंबर हम लोग 10 की ओर मूव करते हैं। वर्ड नंबर 10 देखते हैं कि वर्ड नंबर 10 क्या है हमारा। चलिए अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं प्रिवेलेंट। देखिए यदि यही प्रिवेल से ही रिलेटेड है वर्ड है प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट का मतलब क्या है? यदि कोई चीज कहीं पर प्रिवेलेंट है यानी कि वहां पर वो पाया जाता है, वहां पर वो देखा जा सकता है, वाइड स्प्रेड है, ठीक है ना, वाइड स्प्रेड है, कॉमन है, राइफ है, आप ऐसा समझिए। प्रिवेलेंट बहुत अच्छा ये वर्ड है। प्रिवेलेंट का मतलब क्या था? व्याप्त। अगर सिंपल भाषा में कहें तो व्याप्त या मौजूद, है ना, कोई चीज वहां पर है उसको देखा जा सकता है, वो कॉमन है, वो चीज आम है, मतलब वो रेयर नहीं है, ठीक है ना, वो चीज रेयर नहीं है। यदि कोई चीज यदि प्रिवेलेंट है, कहीं पर प्रिवेलेंट है यानी कि वहां पर वो कॉमन है, वहां पर उसे देखा जा सकता है, वहां पर वो चीज पाया जाता है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या होंगे तो थोड़ा इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं। कॉमन, वाइड स्प्रेड, रैम्पांट और राइफ। ये टॉप क्लास के ये सब जो वर्ड्स है ना, ये बहुत टॉप क्लास के वर्ड है, उनको बार बार आपको देखने को मिलेगा। चलिए यदि कोई चीज यदि कहीं पर प्रिवेलेंट है यानी कि वो वहां पर वो पाया जाता है, जैसे मेरास्मस। मेरास्मस के बारे में आपने सुना होगा। मेरास्मस उन बच्चों में होता है जो कुपोषित होते हैं,
अंडर नरिश्ड चिल्ड्रेन में ना मेरास्मस पाया जाता है। मेरास्मस जो बीमारी है, जो सुखड़ा रोग जिसको हम कहते हैं, हाथ पैर पतला होता है और पेट निकल जाता है। मेरास्मस में क्या होता है, हाँ लिम्स पतले होते हैं और जो पेट जो बेली होता है ना वो बाहर निकल जाता है, इसको मेरास्मस कहते हैं। तो वैसे बच्चों में ये ज्यादा पाया जाता है जो कि जिनको पोषण अच्छा नहीं मिलता है। चलिए इसको हमको लिखना है, कैसे सेंटेंस के तौर पर इसको डील करेंगे हम लोग। चलिए हम क्या लिखेंगे, मेरास्मस, इसी चीज को हमें बनाना है। मेरास्मस इज प्रिवेलेंट among children, ठीक है ना, among children who suffer, ठीक है ना, malnutrition, who suffer from ML है ना, मल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, जो कुपोषण से समस्या से जो ग्रसित होते हैं उनमें मेरास्मस पाया जाता है। उनमें मेरास्मस कॉमन चीज है, मतलब मेरास्मस उनके लिए ना रेयर चीज नहीं है, आप ऐसा समझिए। तो ये रैम्पंट और राइफ जो है ना, इसके टॉप क्लास के सिनोनिम्स है। चलिए प्रिवेलेंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नंबर हमारा 11th वर्ड देखते हैं। हमारा 11वां वर्ड क्या है, हमारा 11वां वर्ड है प्रायर। प्रायर का मतलब क्या होता है, पूर्व, पहले, ठीक है ना। यदि कोई चीज प्रायर है तो वह पहले या पूर्व में है, ठीक है ना, पूर्व या पहले को हम लोग प्रायर कहते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अर्लियर, ठीक है ना, फॉर्मर, ठीक है ना, और इसका अगर हिंदी का है तो इसका हिंदी होगा पूर्व। चलिए इसका एंटोनिम्स क्या होगा, लेटर, बाद में, या एक और वर्ड है ना, बढ़िया वर्ड अगर कहें तो सब्सिक्वेंट का भी अर्थ होता है बाद में। यदि कोई चीज सब्सिक्वेंट है तो वो बाद में होता है। चलिए तो इस चीज को आप बेहतर समझ सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रायर अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेगा। अगर प्रीपोजिशन के बारे में बात करें तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेगा। जैसे कि हमको कहना है कि इस टॉपिक, कोई खास टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले से जानकारी जरूरी है। अगर आपके पास पहले से कोई जानकारी नहीं है तो आप इस टॉपिक को नहीं समझ सकते, हमको ऐसा कोई बात कहना है, ठीक है। अब इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो प्रायर इंफॉर्मेशन, अगर इसी को सेंटेंस के तौर पर कहना है कि इस टॉपिक को समझने के लिए पहले से जानकारी जरूरी है, तो कैसे लिखा जा सकता है, प्रायर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, प्रायर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, नहीं दिस टॉपिक। चलिए तो प्रायर इंफॉर्मेशन क्या होता है, पूर्व सूचना। अगर हमें कहना है कि पहले से दिया गया सूचना, पूर्व सूचना के लिए इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, वो क्या होता है, प्रायर नोटिस। प्रायर इंफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं पूर्व सूचना। तो प्रायर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 12 देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 12 क्या है। तो वर्ड नंबर 12 है प्रोविंशियल, है ना। ये तीन वर्ड जो है ना, ये कोई खास मायने नहीं रखते हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा है फेडरल, एक म्युनिसिपल, और एक होता है आपका प्रोविंशियल। प्रोविंशियल एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच से, और इसका हिंदी आप समझिए क्षेत्रीय। यदि कोई मैटर, यदि प्रोविंशियल मैटर है तो इसका मतलब है कि वो क्षेत्रीय मैटर है, राज्य से उसका संबंध है, ठीक है ना। म्युनिसिपल का संबंध नगर से है, फेडरल का संबंध संघ से है, और प्रोविंशियल का संबंध स्टेट से है। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। 12 के बाद 13 वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल क्या होता है भाई, आदरणीय। रेस्पेक्टेबल अच्छा वर्ड है, चलिए इसको पढ़ा जा सकता है। रेस्पेक्टेबल एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच से, और इसको हम कह सकते हैं आदरणीय, है ना, जो आदर को डिजर्व करे। चलिए क्या क्या सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं, तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है रिप्यूटेबल, चलिए इसका सिनोनिम्स हो सकता है ऑनरेबल। चलिए और अगर इसको तोड़ के लिखते हैं, इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा वर्दी, और इसका सबका हिंदी क्या है, आदरणीय। चलिए इसका एंटो क्या होगा, आदरणीय का अनादरणीय, जिसका आदर, जो आदर को डिजर्व नहीं करे, ठीक है ना। तो इसका जो अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसी में हम कुछ जोड़ देंगे तो एंटो बन जाएगा डिसरिप्यूटेबल, ठीक है ना। डिसरिप्यूटेबल का मतलब क्या होता है, अनादरणीय, है ना, अनादरणीय, जिसका आदर के जो लायक नहीं हो, ठीक है ना। चलिए अब इसको सेंटेंस से हम इसको बना सकते हैं कि वो बहुत ही आदरणीय व्यक्ति है, हमको ऐसे कहना है। कैसे इसको लिखेंगे, वो बेहद ही आदरणीय व्यक्ति है। ही इज ए हाईली, ठीक है ना, रेस्पेक्टेबल पर्सन। ही इज ए हाईली रेस्पेक्टेबल पर्सन, वो बेहद ही आदरणीय व्यक्ति है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है। ये वर्ड नंबर हमारा जो था वो 13 था, एक वर्ड नंबर 14 की ओर हम लोग मूव करते हैं। इसके बाद है रेस्पेक्टफुल, है ना, आदरपूर्ण, है ना। ये रेस्पेक्टफुल का हिंदी क्या हो जाएगा, आदरपूर्ण,
चलिए सर, ये हमारा जो वर्ड है वो है रेस्पेक्टफुल। यदि कोई चीज यदि रेस्पेक्टफुल है तो वो आदरपूर्ण है। पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है और इसका हिंदी हो जाएगा आदरपूर्ण। चलिए अब इसके लिए हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आदरपूर्ण कहने के लिए? डिफरेंशियल, है ना। अगर कोई चीज अगर डिफरेंशियल है तो वो आदरपूर्ण है, ठीक है ना। या शोइंग रेस्पेक्ट, इसको तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जो आदर दिखाए वो रेस्पेक्टफुल होता है, ठीक है ना। शोइंग रेस्पेक्ट, जो आदर दिखलाए। चलिए इसका इसका क्या हो जाएगा? इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? डिजर्विंग रेस्पेक्ट, जो आदर का हक रखे, आदर के योग्य हो। डिजर्विंग रेस्पेक्ट, देखिए दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है सर डिजर्विंग रेस्पेक्ट, इसका जो एक्सप्लेनेशन वो है शोइंग रेस्पेक्ट। इसको टी पढ़िएगा, शोइंग रेस्पेक्ट। चलिए अब हमको कहना है कि उसने मेरे बातों को आदर पूर्वक सुना, उसने मेरे वर्ड्स को आदर पूर्वक सुना, हमको ऐसे कहना है। कैसे इसको कहेंगे? चलिए, ही लिसन टू माई वर्ड्स, ही लिसन टू माई वर्ड्स। अब चलिए हमें एडवर्ब की जरूरत है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रेस्पेक्टफुल्ली। कैसे इसको लिखेंगे? रेस्पेक्टफुल्ली, उसने मेरे बातों को आदरपूर्वक सुना। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा? डिसरेस्पेक्टफुल, है ना। इसका एंटो क्या हो जाएगा? अनादरपूर्वक जो हमको कहना है, तो इसका एंटो क्या बन जाएगा? डिसरेस्पेक्टफुल। चलिए इसका एंटो बनेगा सर वो होगा डिसरेस्पेक्टफुल। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये वर्ड नंबर हमारा था 14, अब वर्ड नंबर हम आते हैं 15 की तरफ। देखते वर्ड नंबर हमारा 15 क्या है? रेस्पेक्टिव। हमारा अगला जो वर्ड है वह है रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? अपने अपने, ठीक है ना। जिसका जो है वो, ठीक है ना, जिसका जो है वो रेस्पेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए तो रेस्पेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिगत, अगर हिंदी कहें व्यक्तिगत, ठीक है ना। अपने अपने, अपने अपने, ये हमारा रेस्पेक्टिव है, ठीक है ना। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हम लिख सकते हैं? इंडिविजुअल। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। या हम इसको लिख सकते हैं ऑन, अपना अपना, सेपरेट, अपना अपना। जैसे कि ट्रेन अनाउंसमेंट कभी हम लोग सुनते, क्या बोलता है कि अपने अपने सीटों पर बैठ जाएं। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? अपने अपने सीटों पर बैठ जाएं, टेक योर, ठीक है ना, रेस्पेक्टिव सीट्स। जिसका जो सीट है, टेक योर रेस्पेक्टिव सीट। हम लोगों ने अपने अपने कामों को खत्म कर लिए। कौन सा वर्क होगा? रेस्पेक्टिव वर्क होगा। आप लोग मैथ में पढ़ते हैं राम और मोहन के पास क्रमशः 10 और 15 रुपए हैं, तो अंग्रेजी में कैसे लिखता है? रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो ये रेस्पेक्टिव का मतलब, रेस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने, जिसका जो है वो, है ना। तो टेक योर रेस्पेक्टिव सीट, ये कॉमन अनाउंसमेंट होता है रेलवे के अंदर। चलिए इसके बाद हमारा जो 16th नंबर वर्ड है वो है सिग्निफिकेंट। चलिए सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? देखिए यदि कोई चीज सिग्निफिकेंट है तो महत्वपूर्ण है, वो बड़ा है। सिग्निफिकेंट का दो हिंदी हम लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं महत्वपूर्ण और एक हम लिख सकते हैं बड़ा या ज्यादा, को भी हम लोग सिग्निफिकेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे नोटेबल। चलिए ये रहा महत्वपूर्ण, और इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा लार्ज, एप्रिसिएबल, ठीक है ना। बड़ा या ज्यादा को भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट। जैसे कि अगर हमको कहना है कि वो आमदनी का एक बड़ा भाग भोजन पर खर्च करता है, ठीक है ना। चलिए इसको अगर सेंटेंस देखते हैं, वह अपने आमदनी का एक बड़ा भाग भोजन पर खर्च करता है। वह आमदनी का एक बड़ा भाग भोजन पर खर्च करता है। कैसे लिखेंगे? ही स्पेंड्स, ठीक है ना। और सिग्निफिकेंट पार्ट, बड़ा के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लार्ज भी लिख सकते हैं। चलिए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज इनकम, जो भी वो कमाता है, ठीक है ना, उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट कहां पर खर्च करता है? ऑन फूड, भोजन पर खर्च करता है। तो कोई चीज अगर सिग्निफिकेंट है तो वो बड़ा है, वो महत्वपूर्ण है। देखिए अब कोई कहना है कि महत्वपूर्ण आविष्कार करना है, तो वो कौन सा आविष्कार होता है? सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। अगर हमको कहना है कि कोई आविष्कार काफी महत्वपूर्ण आविष्कार रहा, हमको कहना है महत्वपूर्ण आविष्कार कहना है, ठीक है ना, कोई महत्वपूर्ण खोज कहना है, ठीक है ना। तो या तो हम कैसे कहेंगे? इन्वेंशन या हमारा डिस्कवरी, कौन सा डिस्कवरी होगा? सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट इन्वेंशन या डिस्कवरी, ठीक है ना, इन्वेंशन अथवा डिस्कवरी, इस चीज को लिखा जा सकता है। चलिए तो ये सर हमारा सिग्निफिकेंट रहा। इसके एंटोनिम्स थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या होगा? जिसका कोई महत्व ना हो, इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन।
इनसिग्निफिकेंट, ठीक है ना, ट्रिवियल। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, और इसको लिखेंगे मामूली, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो। चलिए सर, तो हमारा ये सिग्निफिकेंट रहा, जो कि मैं समझता हूं कि अब तक ये वीडियो सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, आपने इसको जरूर एंजॉय किया होगा। चलिए अब हम वर्ड नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। चलिए वर्ड नंबर 17 हमारा स्पर्न है। देखिए अगर आप किसी चीज को स्पर्न करते हैं, आप उसे घमंड पूर्वक ठुकरा देते हैं। ठुकराना, लेकिन कैसे ठुकराना, स्वीकार करना, मतलब कैसे स्वीकार करना, घमंड पूर्वक, ठीक है ना, घमंड पूर्वक ठुकरा देना, घमंड पूर्वक ठुकरा देना, ये स्पर्न होता है। अगर आप कुछ को स्पर्न करते हैं, किसी के ऑफर इन्विटेशन को स्पर्न करते हैं, आप उसे ठुकरा देते हैं, घमंड पूर्वक ठुकराना। चलिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा सर इसका, इसके लिए लिख सकते हैं रिजेक्ट, ठीक है, रिबफ, चलिए, या टर्न डाउन, या TURN है ये, इसको टर्न डाउन पढ़ेंगे हम लोग, टर्न डाउन, ठुकरा देना। चलिए सर आपका ये रहा टर्न डाउन, ठुकरा देना। तो किसी चीज को अगर आप घमंड पूर्वक ठुकराते हैं, आप उसको स्पर्न करते हैं, इसका और एंटो क्या होगा, वेलकम, इम्ब्रेस, ठीक है ना, इसका जो एंटो होगा वो होगा वेलकम, स्वागत करना, ठीक है, इसका एंटो होगा इम्ब्रेस, है ना, गले लगा लेना, स्वीकार कर लेना। चलिए तो इसका हिंदी होगा स्वागत करना, स्वीकार करना, स्वागत करना, स्वीकार करना। चलिए तो ये हमारा इसका एंटो रहा। उसने हमको कहा ना कि उसने मेरे निमंत्रण को ठुकरा दिया, लात मार दिया। लात मारना तो मुहावरा है ना, इसका मतलब क्या होता है, घमंड पूर्वक ठुकराना। उसने मेरे निमंत्रण को लात मार दिया, मेरे ऑफर को लात मार दिया, हमको ऐसे कहना है, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, बहुत साधारण सी तरीके से लिख सकते हैं, ही स्पर्न्ड ही स्पर्न्ड माय ऑफर, माय इन्विटेशन, ठीक है ना, इन्विटेशन या ऑफर, उसने मेरे आमंत्रण या ऑफर को लात मार दिया। ये लात मारने वाली बात तो मुहावरेदार है, जिसका मतलब होता है घमंड पूर्वक ठुकरा देना। चलिए हम लोग वर्ड नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टुपेंडस, हमारा अगला वर्ड स्टुपेंडस। स्टुपेंडस का मतलब शानदार, बस आप ऐसे समझिए, यदि कोई चीज अगर स्टुपेंडस है तो वो बेहद ही शानदार है, बेहद ही शानदार है, शानदार, बस आप इसको कॉमन तरीके से समझिए। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंप्रेसिव, ठीक है ना, इसका साइनो हो जाएगा इंप्रेसिव। यदि कोई चीज क्या कहते हैं, स्टुपेंडस है तो मार्वेलस है, वो मार्वेलस है, सुपर्ब है, सुपर्ब है वो, ठीक है ना। तो ये शानदार के लिए और भी वर्ड हो सकते हैं। चलिए मैं अभी यहीं तक रख रहा हूं। इसके अपोजिट क्या होंगे, अनइम्प्रेसिव, ऑर्डिनरी, है ना। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, अनइम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव या ऑर्डिनरी, या ऑर्डिनरी। चलिए और इसका अगर हिंदी कहें तो साधारण, शानदार का जो अपोजिट होगा वो होगा साधारण। जैसे कि हमको कहना है कि शानदार प्रदर्शन, है ना, स्टुपेंडस परफॉर्मेंस तो कोलोकेशन है, आप ऐसे समझिए, स्टुपेंडस परफॉर्मेंस तो कोलोकेशन है। तो हम ऐसे कह सकते हैं शानदार प्रदर्शन अगर हमें कहना है तो बार बार आपको क्रिकेट जब देखेंगे तो आपको इस तरह के कमेंट्री सुनने को मिलेंगे, शानदार प्रदर्शन। और ये शानदार प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, स्टुपेंडस परफॉर्मेंस, ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, स्टुपेंडस परफॉर्मेंस। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। स्टुपेंडस परफॉर्मेंस, चलिए ये सर आपका रहा स्टुपेंडस परफॉर्मेंस। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब हम लोग 19 अपना 19वां वर्ड देखते हैं। देखते हैं कि 19वां वर्ड क्या है सर, सप्लांट। सप्लांट का मतलब क्या होता है, आप एक चीज को हटा करके दूसरे को लाते हैं, मतलब प्रतिस्थापित करना, हटाकर जगह लेना। अगर आप कुछ को सप्लांट करते हैं, आप उसको हटा करके उसका जगह ले लेते हैं, वर्ब होगा सप्लांट, तो प्रतिस्थापित करना। इसका जो शुद्ध हिंदी होगा वो क्या होगा, प्रतिस्थापित करना। इसके अगर शुद्ध अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होगा प्रतिस्थापित करना। अगर आप कोई चीज को या प्रतिस्थापित करना नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हटाकर जगह लेना। हटाकर जगह लेना, ये सर सप्लांट होता है। चलिए सिनोनिम्स इसका देख लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिप्लेस या सुपरसीड। सुपरसीड का भी अर्थ होता है ना हटा करके जगह लेना।
अगर आपको इसको सुपरसीड, सुपरसीड टॉप क्लास का वर्ड है, अगर आपको इसको सुपरसीड करते हैं आप उसको हटा के जगह लेते हैं। देखिए अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है, यूएनओ की रिपोर्ट आई है, इसमें क्या कहा गया है कि भारत ने चीन को अपदस्थ कर दिया है जनसंख्या के मामलों में। अब भारत जो है वो दुनिया का सर्वाधिक वो जनसंख्या वाला देश बन गया है। हम कैसे कर सकते हैं, एज पर, इसी को अगर लिखना है तो कैसे कर सकते हैं, चलिए एज पर के अनुसार, एज पर मतलब के अनुसार, एज पर और यूएनओ रिपोर्ट, एज पर यूएनओ रिपोर्ट, इंडिया हैज सप्लांटेड चाइना as the most populous country, नहीं कि भारत ने है ना जनसंख्या के मामलों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है और चाइना को हटा करके, पहले चाइना का नंबर 1 स्थान था, भारत का नंबर 2 था, भारत ने चाइना को हटा करके उसका जगह ले लिया है। तो इसको कहते हैं सप्लांट। अगर आप किसी को सप्लांट करते हैं, आप उसको हटा करके उसका जगह ले लेते हैं। तो भारत ने, ठीक है ना, चाइना को हटा करके दुनिया का सर्वाधिक वो पॉपुलस कंट्री का जगह ले लिया है। चलिए इसके बाद हम आते हैं टोकन। हमारा जो 20वां वर्ड है वो है टोकन। टोकन का मतलब प्रतीक होता है, निशानी, है ना। चलिए तो ये है सर आपका टोकन। टोकन नाउन है और टोकन को आप ऐसे समझिए, प्रतीक या निशानी को हम लोग टोकन कहते हैं। किसी चीज की निशानी वो टोकन होती है, जैसे दोस्ती की निशानी, टोकन ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। चलिए तो टोकन का साइन हम क्या लिख सकते हैं, कोई खास ये वर्ड नहीं है, तो सिंबल या साइन लिख सकते हैं। चलिए निशानी, प्रतीक, ठीक है ना। चलिए जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना क्या, दोस्ती की निशानी, तो क्या लिखते हैं, ए टोकन ऑफ फ्रेंडशिप, ए टोकन ऑफ फ्रेंडशिप। चलिए तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन में बात इतना ही। आज हम लोगों ने व्हाट्स आर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम 1 के लेसन 8 को हम लोगों ने देखा। इसमें जो लगभग 12 और 13 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में कहा गया, जैसे प्रोविंशियल, म्यूनिसिपल, टोकन जैसा वर्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको देख सकते हैं अथवा आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 4-5 वर्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी वर्ड्स बहुत आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप इस वीडियो सेशन को एंजॉय कीजिए, इसे अंत तक देखिए, आप इसका नोट्स बना लीजिए, जो आपको संभव है आप इसको बेहतर तरीके से जैसे पढ़ पाते वैसे पढ़िए। यह सब कुछ आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको और सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।